तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं. सबके जीवन में बसंत पंचमी आए, सद्बुद्धि आए, समृद्धि आए. आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 9. अपने सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो कल हम लोगों ने यूनिट 8 तक डिस्कस किया था कि क्या क्या कंटेंट हमारे यूनिट 10 तक 1 से 10 तक सिलेबस के अंदर है. तो आज हम लोग 9th यूनिट को डिस्कस करेंगे. योग के अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त दर्शन के रूप में योग चेतना का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, योग सूत्र एवं योग वशिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में मानव चेतना का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक पक्ष, मानव चेतना के विकास की यौगिक विधियां, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग. अब सब ध्यान से देखेंगे. हमने कल भी एक बात बोली थी कि हम जब 1st से 6th यूनिट तक जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका एक जो प्रैक्टिकल पार्ट है, या ये कह दें कि उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक को निकाल करके यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो हमारे 7th, 8th, 9th और 10th ये जो 4 यूनिट हैं लास्ट की, वो जो स्टार्टिंग में 6 यूनिट हैं उन्हीं के अंदर का जो कंटेंट है उसको अलग करके यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, या उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम यहाँ देखते हैं. तो यहाँ ऐसा लग रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये सब कुछ भी प्रैक्टिकल में ही आता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये सब हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं, या चेतना जो है हमारी वो कैसे काम करती है. ठीक है. तो ये योग के अनुप्रयोग के अंतर्गत यूनिट 9 में पढ़ रहे हैं. शिक्षा में योग, योग शिक्षा की प्रमुख विशिष्टताएं, योग शिक्षक के घटक, शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा, अर्थ व परिभाषाएं, मूल्यों के प्रकार. योग में शिक्षण विधि, शिक्षण में एवं अधिगम मीन्स होता है सीखना, लर्निंग से संबंधित है. योग में शिक्षण विधि, शिक्षण एवं अधिगम, अवधारणा, दोनों में संबद्धता, दोनों में आपसी संबंध क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, अध्यापन विधियों का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र तथा इनको प्रभावित करने वाले तत्व, शिक्षण विधियां वैयक्तिक, सामूहिक एवं अधिसंख्य समूह की किस तरह के शिक्षण को हम देंगे. जब हमारा व्यक्तिगत एक ग्रुप होगा, व्यक्तिगत किसी को सिखा रहे हैं, योग ग्रुप में होगा, बड़े ग्रुप में होगा, छोटे ग्रुप में होगा, तो उन सब के लिए योग वही होगा, लेकिन सिखाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर किया जाएगा. उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्व, अवधारणाएं, आवश्यकताएं, योग अध्यापन की योजनाएं, शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम एवं ध्यान. ये क्या उत्तम पाठ योजना, जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं बीएड, एमएड या किसी भी अपने जो भी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनके लेसन प्लान होते हैं, तो वैसे ही हम जब योग को किसी को समझाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो वहां पर भी लेसन प्लान तैयार करेंगे. पाठ योजना के नमूने, पाठ योजना एवं विषय वस्तु की योजना, कैवल्य धाम द्वारा विकसित पाठ योजना की भूमिका, बांधने की अष्टचरण विधि. यहाँ पर जो 8 विधियां हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, कैवल्य धाम लोनावाला की जो बुक है उसके अनुसार इन विधियों को हम पढ़ते हैं. फिर आदर्श योग शिक्षा की मूल्यांकन विधियां, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप योग कक्षा का न्यूनीकरण, उपरोक्त वर्णित अध्यापन विधियों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का अभ्यास विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होगा कि प्रॉपर तरीके से उन्हें पहले सिखाया जाए और फिर उनसे भी प्रदर्शन करवाया जाए. ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, आदर्श योग कक्षा की मूल्यांकन विधियों के अंदर.
योग कक्षा आवश्यक पहलू, योग कक्षा के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, कौन सी जरूरी बातें हैं। क्षेत्र, योग कक्षा में बैठने का प्रबंधन व आयोजन। ये क्या है, एक योग कक्षा कब हमारी प्रभावी होगी, कब हम जो समझाना चाहते हैं वो योग के विद्यार्थी सीख पाएंगे, योग करने वाले जो लोग हैं वो सीख पाएंगे, जबकि प्रॉपर तरीके से हमें कक्षा कैसे आरंभ करनी है इसका ज्ञान हो, और कैसे बैठेंगे, किस तरह से योगा मैट को रखना है, कैसे प्रॉपर बैठना है, और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, आयोजन कैसे किया जाए, पूर्णाहुति कैसे की जाए, ये सब कुछ जब ध्यान में रखते हैं तब किसी एक योग कक्षा को सफल बनाया जा सकता है। सृष्टि का हम भी मैसेज लाभ ले सकते हैं और हमारे द्वारा सीखने वालों को भी लाभ मिल सकता है। अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा हो। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवाएं। मिस श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये 3 चीजों का ध्यान रखना है कि प्रणिपात हो, परिप्रश्न हो, सेवा हो। ये सब क्या है, ये एक विद्यार्थी के अंदर के वो गुण जो कि कक्षा में जब शिक्षक को सिखा रहे हो तो वहां पर ध्यान रखने योग्य विशेष बातें हैं। यूनिट 10 क्रियात्मक योग, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसे हम सब लोग डेली लाइफ में यदि थोड़ी देर भी योग करते हैं तो वो सब कुछ योग इन्हीं के अंतर्गत करेंगे। यौगिक अभ्यास, सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधन, ध्यान, सूर्य नमस्कार, विधियां, विशेषताएं एवं लाभ। सटकर्म में पढ़ेंगे, ये सब भी हम लोग जो लास्ट पढ़ चुके हैं, 5th यूनिट का मोस्टली कंटेंट यहाँ पर है। सटकर्म में वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एवं पूर्ण शंख प्रक्षालन, नेति, सूत्र एवं जल नेति, कपालभाति, वात एवं शीत क्रम कपालभाति किसके अनुसार है, घेरन संहिता के अनुसार। अग्निसार, नौली, त्राटक, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, इनका भी हमें प्रैक्टिक ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, क्योंकि इसमें क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य नमस्कार, परंपरागत आधारित सूर्य नमस्कार। आसन, खड़े होकर करने वाले आसन, अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, परिवृत्ति कोणासन, पार्श्व कोणासन, वीरासन। ये सब क्या है, खड़े होने वाले स्टैंडिंग पोस्चर है हमारे। फिर है बैठकर किए जाने वाले आसन, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोणासन, मेरुदंडासन, आसन, गोमुखासन, ये सभी बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्व आसन, बाणासन, मकरासन। फिर है पीठ के बल सुपाइन पोस्चर लेटकर किए जाने वाले आसन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासन। ये सब क्या है, ये हमारे सब लेट कर किए जाने वाले आसन हैं। फिर इसी में हम लोग आगे इसी में है हमारा सेतुबंध आसन। ये सभी हमने आसन की कैटेगरीज को डिवाइड किया है, खड़े होने, बैठने, लेटकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में। फिर हमारे संतुलन कारक आसन है जो बैलेंसिंग पोस्चर है, वृक्षासन, गरुणासन, नमस्कार आसन, टिट्टिभासन, ये सब के, इन सबसे हमारा कितना बैलेंस है हमारे माइंड और बॉडी के बीच में, वो सब हम इन आसनों को करके, जरूरी नहीं कि आपको करना आता हो, लेकिन टेक्निक पूरी पता हो, उसके बेनिफिट्स पता हो, प्रोस एंड कॉन्स, किसको करना है, आज भी मोनिका मैम ने कहा अच्छा नहीं लगा ना। ध्यान रहे, यहाँ पर हमने आसनों को 5 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन जब हम प्रॉपर डिवीजन देखते हैं तो 3 ही होते हैं हमारे, शरीर संवर्धनात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन और विश्रामात्मक आसन। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट है, तो किस किस तरह के आसन किस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्राणायाम, श्वास के प्रति जागरूकता, विभिन्न प्रकार की सुसुद्धियां, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जो बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये सब हम योग दर्शन हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बाकी के सभी प्राणायाम हम हठ दीपिका के अनुसार पढ़ेंगे या करेंगे। ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास, प्रणव एवं सोहम जप, योग निद्रा, अंतर मौन, अजपा जप,
श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास, ओम ध्यान के यौगिक अभ्यास, विपश्यना ध्यान के अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास। विपश्यना ये ध्यान भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है और प्रेक्षा ध्यान भगवान महावीर के द्वारा दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार कहेंगे, इसमें प्रज्ञ करके हैं, उनके अनुसार बताया जाता है, लेकिन टोटल में कहेंगे तो जैन दर्शन के अनुसार कहेंगे और दिया है वो अलग होगा नियम जिनके द्वारा दिया गया है। तो जब हम लोग धर्म के अनुसार देखेंगे या दर्शन के अनुसार तो बौद्ध और जैन दर्शन बोलेंगे। बंद एवं मुद्राएं, मूल बंद, उडियान बंद, जालंधर बंद, महाबंद, योग मुद्रा, महामुद्रा, सदमुखी मुद्रा, तडागी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा। ये सभी मुद्राएं हम पढ़ेंगे भी, इनके हमें डिटेल पढ़नी है और इसके बाद इनका अभ्यास करके भी देखना है। समकालीन यौगिक अभ्यास, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा दिए गए हैं। चक्रीय ध्यान एस व्यासा जी के द्वारा है, या एस व्यासा जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहां से इस ध्यान को प्रॉपर तरीके से बताया गया है। मन ध्वनि अनुकंपन विधि, ये भी एस व्यासा के द्वारा ही दिया गया है। भावातीत ध्यान, ये डायरेक्ट महर्षि योगी जी ने दिया है। योग निद्रा BSY, जो ये बिहार स्कूल ऑफ योगा है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी। आगे जो अभी इस ध्यान को मॉडिफाई किया गया है योग निद्रा को, ये निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा दी। सविता का ध्यान या सविता ध्यान धारणा, ये कॉन्सेप्ट DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और वैसे देखें तो ये किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य श्री राम शर्मा जी। तो ये हमने अभी पूरा एक सिलेबस देखा। अपना जो सिलेबस योग का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर नहीं सेकंड पेपर देखा है, ठीक है। जब सिलेबस बोलेंगे तो हमारा खुद का पेपर होगा और फर्स्ट पेपर सभी को पता है, जो 100 हमारे कोड हैं सब्जेक्ट्स हैं उनमें फर्स्ट पेपर सबका कॉमन है और सिलेबस जिसमें सबकी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सभी लोगों का जो पढ़ेंगे वो सबका सिलेबस होगा। अब हम लोगों ने आज पूरा हमने कल से आज तक के बीच में हमने अपने सिलेबस को देखा है। अब इस सिलेबस को प्रॉपर रीड करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार या ये कहें 10 टाइम्स प्रॉपर तरीके से जब आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपने अपना जो UGC नेट का एग्जाम है 20% तैयार कर लिया, 20 to 25% आपने पेपर को कंप्लीट कर लिया। जब आपको सिलेबस ठीक ढंग से समझ में आ जाए तब हमने 25% पेपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये समझ लीजिए। आज हम लोग देखते हैं, आज जो हमारा कॉमन पेपर है और सभी का सेम है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ पर भी 10 यूनिट्स हैं हमारी। स्टार्ट, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसमें हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध व्यक्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके, ठीक है। कल भी हमने बात की थी, जब भी आपको कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलेगा। जो फर्स्ट पेपर है ये केवल इसके लिए है कि जो हम अपने सिलेबस में पढ़ाने वाले हैं उसको कितने अच्छे ढंग से हम खुद पढ़कर आए, खुद अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करके रखें अनुभव के साथ, और फिर हम कैसे ग्रुप में स्टूडेंट स्कॉलर्स के बीच में अपने ज्ञान को दे पाए। ये इस कारण से हमें फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति है यहाँ पर। तो ये क्या है, हमारा एक कॉमन हमारे पास एक जनरल नॉलेज हो पढ़ाने का, उसके लिए फर्स्ट पेपर सभी को तैयार करना आवश्यक है। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं।
शिक्षार्थी की विशेषताएं, जब भी देखेंगे शिक्षण विधि की बात होगी तो 3 चीजें यहाँ पर मेन है: शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण। शिक्षार्थी की विशेषताएं: किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये कहाँ पढ़ेंगे? शिक्षार्थी की आज विशेषताओं के। ठंड है बेटा, पानी से मत कर शिक्षण ज्यादा और मोजे पहन के। प्रभावक तत्व क्या चीजें हैं कि कब हमारा शिक्षण प्रभावी होता है? शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ये सब कुछ यदि सही है तो फिर हमारा जो शिक्षण है वो अच्छा होगा, प्रभावी होगा। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति: अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। पहले क्या था कि हमारी जो शिक्षा थी एंशिएंट टाइम में, वो सब किस पर केंद्रित थी? अध्यापक केंद्रित का मीन्स हो गया, पहले अध्यापक तो नहीं होते थे क्योंकि पुरानी जो शिक्षा, प्राचीन शिक्षा प्रणाली है वो हमारे गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। तो वहां पर जो भी शिक्षार्थी पढ़ने के लिए जाते थे या जिनको भेजा जाता था, तो वो ये समझ के भेजा जाता था कि अब माता पिता की जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए या उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको पूरी करने के बाद अब जो कुछ विद्यार्थियों को दिया जाएगा वो गुरुजी के माध्यम से गुरुकुल परंपरा में दिया जाएगा। अब क्या हो गया है, जो अभी की शिक्षा, मॉडर्न टाइम में जो शिक्षा पद्धति है वो स्टूडेंट सेंटर हो गई है कि अब विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, तो उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभा, मोक्ष इत्यादि, ये सब क्या है? ये वो हमारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन मोड में हमारे शिक्षण को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं या शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। मान लो हम लोग बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन मोड पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये इन प्लेटफॉर्म पर अपने अपने विषय पढ़ाए जाते हैं और उसमें हम पढ़ाई करके भी नेट जेआरएफ की पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली: परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षा। आईसीटी क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी भी हमें आज आवश्यकता है। केवल हम बुक्स के आधार पर पढ़ाई को पूरा नहीं कर भी लेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर, क्योंकि जब हमने सब कुछ लाइब्रेरी में पढ़ लिया और बुक से पढ़ लिया, लेकिन अब क्या है, अब जो एग्जाम का प्रोटोकॉल है वो ही क्या है कि हमें कॉमन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए आईसीटी की शिक्षा इस समय आवश्यक है। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार: उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। जो हमारी मूल्यांकन पद्धतियां उसमें भी कुछ नया आ गया है। पहले कुछ नंबर गलत होने के चांसेस हो जाए, अब सब ऑनलाइन मोड पर काम किया जाता है तो चांसेस गलत होने के कम से कम। शोध अभिवृत्ति, शोध ये है रिसर्च। जब आप पूरी पढ़ाई कर लेंगे, नेट कर लेंगे, तो जो कुछ भी आप आगे करेंगे उसमें रिसर्च एक बड़ा रोल प्ले करता है। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं: प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर। प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। शोध पद्धतियां प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ये सब क्या है? वो हमारी ये शोध विधियां हैं जिनके अनुसार हम किसी भी घटना को देखते हैं, समझते हैं और उन घटनाओं के माध्यम से आगे उन पर कुछ हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। शोध के चरण: कोई भी शोध जब लिखा जाता है, कोई भी डॉक्टरेट कंप्लीट होती है, किसी की पीएचडी कंप्लीट होती है, तो उसको कंप्लीट करने से पहले जो हमारे शोध के चरण है थीसिस राइटिंग के, उसमें कुछ चीजें आवश्यक हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो शोध के चरण में हम लोग सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं और जनरलाइज तक लेकर आते हैं। फिर शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली क्या होनी चाहिए, एपीआई बेस्ड हमें रेफरेंस देना है कि एमएलए फॉर्मेट में देना है, शिकागो में देना है, ये सब क्या है अकॉर्डिंग टू थीसिस राइटिंग, एमफिल, इन सब में हमें जो प्रोटोकॉल यूजीसी के द्वारा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं शोध में। और लेकिन हमारा जो एपीआई, जो हमारा रेफरेंस राइटिंग है एपीए, वो क्या है, वो हमारे शोध में यूज होती है। एमफिल में हमारा एमएलए रेफरेंस राइटिंग यूज की जाती है। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, आईसीटी फिर आ गया इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका आज हमारे लिए
बहुत बड़ा काम है। मीन्स हम कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया में कितने लोगों ने शोध किया है, किसी एक विषय पर कितने लोगों ने डॉक्टरेट कंप्लीट की है, पीएचडी कंप्लीट की है, तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या ये कहें कंप्यूटर के माध्यम से जितने हमारे गूगल स्कॉलर पबमेड बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उन सब में जाकर हम देख पाते हैं कि हम कितने लोगों ने एक ही टॉपिक पर काम किया है। तो अब हम यदि उस टॉपिक पर काम करेंगे तो कितना नया करेंगे और कौन सी ऐसी विधा में काम करेंगे जो अभी तक लोगों को नहीं मिली है, और यदि हम काम करेंगे तो कुछ नया परिणाम निकलेगा और लोगों को लाभ मिलेगा। शोध नैतिकता क्या है? शोध करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जिसको भी हमने अपने डाटा का पार्ट बनाया हो, जिससे भी हमने डाटा कलेक्ट किया हो, उसके बारे में हमें कुछ भी बाहर नहीं बताना है, ताकि उसकी मौलिकता, उसकी गरिमा पर कुछ भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और ऐसा यदि करते हैं तो इस समय यूजीसी के जो प्रोटोकॉल है उसमें पनिशमेंट दिया जाता है, सजा भी होने के चांसेस है। ना तो कट कॉपी पेस्ट करना है किसी को, ना किसी की जो मॉरलिटी है, किसी के मॉरल वैल्यूज पर ट्रिगर करना है। दोनों बातों का ध्यान रखना है। फिर है बोध। इसमें क्या बोध का मीन्स होता है कि किसी भी बात को हम कितना ढंग से समझ पाते हैं। एक सीधी सीधी बात को यदि कई तरह से घुमा दिया जाए तो हम उसे क्या साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल बेस समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या उस ज्ञान को हमें कितना सटीक हमें समझ में आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ में दिया रहता है, सब कुछ लगेगा आपको, सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर मोस्टली गलत हो जाते हैं। तो बोध का मीन्स है बहुत ध्यान से पढ़ना और पूरे गहराई में जाकर प्रश्नों के उत्तर को समझना। यूनिट 4 है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण कि हमारा जो हम लोग बातचीत करते हैं उसके कितने माध्यम हो सकते हैं। बोलकर भी हो सकते हैं, इशारों में भी हो सकते हैं, लिख कर भी हो सकते हैं, सुनकर भी हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। तो आद्या, कौन सा संप्रेषण कहाँ जरूरी है, आना कौन सा बेटा, कम्युनिकेशन कहाँ जरूरी है और आजा। कितनी देर तक जरूरी है, ये सब हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। फिर है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। जब भी हमारा जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, वो जब हम अभी क्लास ले रहे हैं और आप मेरी बात कितना समझ पा रहे हैं, तो इसमें यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। जिन मीडिया एवं समाज, जो हमारा मीडिया है वो भी कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। लोगों द्वारा बोली गई बात, उठाई गई आवाज, लोगों की समस्याएं सब एक साथ हम कहाँ देख लेते हैं, मीडिया में या न्यूज़पेपर में। तो ये सब हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। इसका एक बड़ा रोल प्ले करता है अपनी बात को दूसरों तक आ जाओ पहुंचाने अब, में। अब ये मुझे भी सब नहीं क्या है, पता, थीसिस तो का नीचे पार्ट है। गैजेट से देख रही थी ना। फिर देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट 5, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। इसमें क्या है, ये रीजनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज यहाँ पे और कल छूट, के अनुसार औसत। जमा ये दे सब तो छोटी छोटी चीजें हैं जो निकाल के जो लगभग चीजें अगर हैं वो रियल में हटा दे बात करें तो जो 8th क्लास में मैथ्स है, बस उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ और पर तैयारी कर लो। हमें तैयारी करनी है। आगे देखेंगे यूनिट 6 में, ये है युक्ति युक्त तर्क। लॉजिकल रीजनिंग है एक तरह के। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, पानी भी आ अवस्था जाएगी, और आकृति, पानी पिए। औपचारिक एवं कहते हैं अनौपचारिक, दिन भर विधि से पानी दोष, पीते हैं, भाषा का नींद नहीं प्रयोग, देती। शब्द का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, मतलब कैसे हम एक जो हमारा समस्या है, समस्या से समाधान ढूंढेंगे, या कोई बड़ी जो हमारे पास जो हमारा समाधान है उसका सार संक्षेप क्या होगा, एक ब्रीफ टैगलाइन क्या होगी, ये सब हम पढ़ेंगे युक्ति के प्रकार में। फिर है वेन का आरेख। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और वो प्रयोग
भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों पर सुशासन, ये सब हम लोग डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट रहा है उनको बहुत इजी लगेगा। जो लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये आसान है। यूनिट 8 को देख रहे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दर्शन मतलब विजुअल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, क्योंकि आज हम लोग अभी जिसके माध्यम से जुड़े हैं वो सब क्या है, एक तरह से ऑडियो वीडियो दोनों अवेलेबल हैं इंटरनेट के माध्यम से। गूगल मीट पर हम सभी क्लास ले रहे हैं और हम दे रहे हैं हाथ और में आप ले ले बेटा, रहे हैं, दोनों बुक लो और इंटरकनेक्टेड वो है। पुस्तक ले और उच्च शिक्षा में डिजिटल, आज उच्च शिक्षा में डिजिटल, शायद डिजिटल के बिना आप उच्च शिक्षा में जो कुछ भी राइटिंग करेंगे वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। आईसीटी और सुशासन, आईसीटी के साथ साथ कितना हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण, यूनिट 9 में विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य क्या है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिम पूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, जो जल प्रदूषण हो, वायु हो या नॉइज का पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन है वो सबका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत दादा में को सौर, समझने का पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, इनके बारे में एक जनरल नॉलेज हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देख रहे हैं हम लोग कि जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं क्या है, अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए हैं, उसके अंदर क्या प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है और किन देशों के साथ किया गया है प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, ये सब हम लोग इन्वायरमेंट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग 10th यूनिट देख रहे हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली जैसा आप सभी को पता हो कि जो हम लोग हायर एजुकेशन ही में हैं, नेट जेआरएफ का मीन से हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रणाली जो है, हायर एजुकेशन का ब्रीफ नॉलेज होना सभी के लिए आवश्यक है। यूजीसी के जितने भी हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। उच्चतम अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी और अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किन चीजों को हटाया गया है और किन को जोड़ा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो सब इसी के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। स्वतंत्र भारत के बाद जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी एक फेमस नेम है, क्या क्या परिवर्तन किए गए थे और किन किन चीजों को जोड़ा गया है उच्च शिक्षा प्रणाली में, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, जितना भी हम पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सब किसके अंदर देखेंगे, हायर एजुकेशन में देखेंगे। टिप्पणी, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ये आराम से ध्यान से इस बात को देख ले।
सेकंड है, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों का अवतरण किया जाएगा। मतलब वो डिजाइन क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो हमारी 10 यूनिट है उनको हमें ये ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको 10 की 10 यूनिट पढ़नी हो, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनको पढ़ना सबके लिए जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, ये 5 और उसके बाद फिर ये बस इतना ही आप अगर सबको कर पाए तो अच्छा है, लेकिन इन 5 यूनिट को पढ़ना और तैयार करना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये 5 की 5 यूनिट आपके सिलेबस में जो कुछ पढ़ेंगे या जिसके भी आप एक्सपर्ट बनेंगे जिस टॉपिक के, वहां इन 5 की जरूरत पड़ेगी। फर्दर पीएचडी करेंगे वहां पर इन 5 की आवश्यकता। बाकी की यूनिट जरूरी है, लेकिन वहां पर वो इतना जरूरी नहीं है कि आपको ना कर पाए तो आप पास नहीं होंगे या नेट जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। तैयारी के लिए सब कुछ आवश्यक है, लेकिन फिर हमें अपने जो हमारी योग्यता क्षमता है उस पर भी हमें देखना है कि क्या मेरे लिए आसान है, क्योंकि आप एक्सपर्ट किसके बनेंगे, अपने सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक के सब्जेक्ट के बनेंगे। और ये जो हमारी फर्स्ट पेपर है या जो फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट है, यहाँ पर हमें एक ब्रीफ नॉलेज, जनरल नॉलेज होना आवश्यक है। तो आज हमने बात की दोनों पेपर की। कल हमने फर्स्ट सिलेबस का पेपर लिया था जिसका कुछ पार्ट आज कंप्लीट किया, और आज हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया। अब किसी के कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो अभी कल से आज तक की बात में कवर ना हो रहे हो या कहीं क्लियर आंसर आपको ना मिल पाया हो, तो प्लीज पूछ लीजिए। और मिल गया है तब कोई बात नहीं। किसी का भी ऐसा हो कि कुछ लग रहा हो कि हमें अभी समझ नहीं आया है, जो लोग अभी क्लास ले रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे वो सबके लिए है कि कहीं कुछ पूछना हो, समझना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हम समझेंगे सबको आ गया है। ठीक, मोस्टली लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जो नहीं अभी पढ़ पाए हैं तो आराम से रिकॉर्डिंग के माध्यम से सब सुन लेंगे और फिर अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछना। अब आपका एक टास्क है जो आज, कल और संडे 3 दिन का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर और अपना जो सिलेबस वाला पेपर है, इस इन पेपर्स का रिवीजन करना है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कोई बात नहीं, वो भी करेंगे, और जो लोग नए हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ेंगे, तो वो सभी एक पेपर मीन्स एक सिलेबस वाला पेपर और एक फर्स्ट पेपर कहाँ से उठाएंगे, 17 से उठाएंगे अभी तक का। ये 3 दिन में आपको अपने 3 पेपर तैयार करने हैं, एक सिलेबस का और एक जो हमारा फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर है। इन दोनों को तैयार करके रखेंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक हमारे सामने क्वेश्चन आंसर का जो एक प्रोटोकॉल है वो हमारे सामने नहीं आता है, तब तक हमको पढ़ने का पैटर्न समझ में नहीं आता है कि किस तरह से पढ़ना है। ऐसे तो देखो, हम लोग जो एमए में, एमएससी में सब पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एमए और एमएससी का पढ़ना और जब नेट जेआरएफ के लिए हम वही चीज पढ़ते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां पर हमको उसकी डेप्थ में पढ़ना होता है। और एमए एमएससी में पढ़ते हैं तो प्रॉपर पढ़ाई कर ली हमने, पेपर हुए, पास हो गए, एक सीधा सीधा उसमें हमारे जो जितना भी हमारा कंटेंट है उसको हम सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखते हैं। लेकिन जब नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो यहाँ कुछ भी आपको डायरेक्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो प्लीज टेक केयर, उसको ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ाई करें। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक बार बात करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर हैं, यदि सबके पास कुछ बुक्स हैं तो वो यस कर देंगे। कुछ कॉमन बुक्स हैं वो सबके पास होनी चाहिए, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वो रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला योग दर्शन,
श्रीमद् भगवद गीता, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। फिर नेक्स्ट है इसी में हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता। ये 5 6 बुक्स हैं। यदि आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो प्लीज आप इन्हें जरूर ले लें। दूसरा, जिनको भी अभी हिंदी में हमने सिलेबस पढ़ा था, फर्स्ट पेपर भी और आपका जो हमारा पढ़ने वाला जो पेपर है उसको, तो दोनों को अपना हार्ड कॉपी पे ले लीजिए। जिनको हिंदी में सही लगता हो वो हिंदी में ले लें, और जिनको इंग्लिश में सही लगता हो वो इंग्लिश में ले लें, और चाहे तो दोनों में ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें हिंदी में सरल लगती हैं पढ़ना और कुछ हमें इंग्लिश में सरल लगती है। जैसे हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी जितना भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, सब किसमें सही लगता है? इंग्लिश में पढ़ना। कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ना, रिसर्च इंग्लिश में पढ़ना, कुछ चीजें अपने आप में इंग्लिश में पढ़ना इजी लगता है और कुछ हिंदी में लगता है। तो कोई टर्म्स ऐसे हो जो प्रॉपर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो दोनों सिलेबस आपके पास है तो आप ऑन द स्पॉट वहीं पर देख लेंगे कि हमें कोई कंफ्यूजन है तो वही क्लियर हो जाएगा। दूसरा, सेकंड क्या अवॉइड करना है, तो एक हार्ड कॉपी में अपना सिलेबस लेना है। सेकंड, ये कुछ कॉमन बुक्स हैं 5 से 6, इनको रखना है अपने पास। 2 बुक्स के नेम अभी 2 दिन में कंफर्म हो जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। एक जो याज्ञवल्क्य स्मृति है और एक नारद भक्ति सूत्र, इसकी भी बुक ले लेंगे। और एक हमारे जो 2 बुक्स को और हम देखते हैं, यदि सही आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज उपनिषद का तो हमने रियल में जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी शेयर कर रखे हैं और उसको अभी भी शेयर करेंगे ग्रुप में। तो वो उनकी आपको या तो बुक लेंगे, एक कॉमन बुक, या फिर जो हम पीडीएफ भेजेंगे उनकी आप हार्ड कॉपी लेंगे। क्योंकि उनको ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उपनिषद एक उपनिषद पर कई कई क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। तो वो हमारे बुक के फॉर्मेट में हो या जो ओरिजिनल पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसकी हार्ड कॉपी निकलवाएंगे। तो इतना काम सब कर लेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इतनी सारी बातचीत के बाद तो पूछ लें, और फिर मंडे से हम लोग प्रॉपर यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। और सैटरडे और संडे आपका, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, फर्स्ट पेपर का हो, सिलेबस का हो, या फिर ये कहें कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है, ये 2 दिन टेस्ट होगा आपका। और फिर फर्स्ट फेब से मे बी पॉसिबल, जैसा देख लेंगे डेट के अकॉर्डिंग, सैटरडे संडे ना पड़ रहा हो तो वहां उसके फर्स्ट फेब से आपका जो कॉमन पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसे स्टार्ट किया जाएगा। उसकी टाइमिंग रखी जाएगी 7 से 8 के करीब। और जो हमारा ये वाला टाइम है सिलेबस का, इसकी टाइमिंग है 5 से 6। जो लोग प्रॉपर ऑनलाइन मोड पे सामने सामने क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे तो बहुत सारे लोग हैं किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं या उनका वो टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। और फिर भी जब कभी आपके पास या उन लोगों के पास टाइम होगा तो सभी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी पूरी बातचीत रही। इसमें में कुछ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग फिर आगे बात करते हैं। बोलेंगे मित्र? मैम एक्चुअली जब पेपर सॉल्व करते हैं तो ये जो अनसीन पैसेज आते हैं, इसको लेफ्ट राइट करने में ना सीक्वेंस नहीं बन पाता उसको रीड करने का, तो वो बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर 2-4 स्लाइड बढ़ा करके ये लोग एक प्रॉपर उसको दे दें उसमें अनसीन पैसेज को, तो उसको रीड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो समझ पाएंगे उसको, क्योंकि वो लेफ्ट राइट के चक्कर में बहुत दिक्कत आती है। ये बात है, इसको ये तो मैसेज हम अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा सकते हैं, ठीक है मित्र? ये प्लीज मैम गर्दन दुख जाती है मैम, एक तो वो स्टूल आगे करा देते हैं और फिर यूं गर्दन करके पीछे करके देखो तो गर्दन में दर्द हो जाता है। ये बात है, क्योंकि और क्या होता है कि जो चीज, और वो पैसेज इतना आसान तो होता नहीं है, तो जब तक हमने यस कुछ मैम। चीजें उसकी देखी और दूसरी जगह देखा तो ऐसा लगता है कि उस देखने देखने में लगता है कि हमने सही देखा, वो सही था, ये सही था, इसी में कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, मैम तो इसे ये कर्सर के चक्कर में तो मेरा एक क्वेश्चन वो हो गया था कि सही था, वो पता नहीं कैसे मार्क फॉर रिव्यू में चला गया, तो वो उसके 2 नंबर कट गए, जबकि वो आंसर सही था मेरा। नहीं कोई बात नहीं, इस मैसेज को यूनिवर्सिटी में पहुंचा देंगे तो ये वहां से कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसका। क्योंकि वहां पूछा जाता है ना यूनिवर्सिटी, जो जो इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ में
इन्वॉल्व हैं, तो उन सबसे व्यूज लिए जाते हैं कि क्या क्या सुधार करने हैं, कहाँ कहाँ पर चीज़ों को और अच्छा करना है, पैटर्न में क्या चेंजेस लाने हैं, बदलाव किए जाने हैं, तो उस पर बात होती है। तो ये मैसेज आपका वहाँ पहुँचा देंगे। मैम इस बार एक चीज ये बेटर थी कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के दोनों के नाम एक साथ दे रखे थे, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी, तो उसको समझने में आसानी थी। पहले बाकी थोड़ा जबकि ऐसा नहीं था, हाँ, पहले ऐसा नहीं था। मतलब नहीं था। इससे क्या होता है ना कि कई बार आपको चीजें जल्दी से हिंदी में कभी समझ में आ जाती है, कभी इंग्लिश पैटर्न में समझ में आती है। और यदि हमने उसी में देखा, जबकि 2017-18 तक जो पेपर आ रहे थे उनमें यही सीक्वेंस था, हिंदी और इंग्लिश को आप मतलब जो रिटन में थे ऑफलाइन मोड पे थे। फिर जब ऑनलाइन मोड पे किया गया तब ये नहीं किया गया था, ये अभी हुआ है। ठीक है, ये बहुत दिनों से यही चल रहा था कि अब इंग्लिश वाले तो जो लोग कर रहे हैं, जिनको बहुत नॉलेज नहीं है, तो उनको इंग्लिश से हिंदी में आने में ही टाइम लग रहा है, तो फिर वो इंग्लिश में ही उन्हें जो समझ में आया उसमें कर लिया, हिंदी वालों ने हिंदी में कर लिया। और कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन लगभग गलत हो जा रहे थे, जो इंग्लिश और हिंदी के कंफ्यूजन में गलत हो रहे थे। हमें स्पेशली एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत आ रही थी। वहां पे भी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी है, डिजीज में भी है, और जो साइकोलॉजी है वहां पर भी ये प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट पेपर में जो आईसीटी वाले क्वेश्चन है उसमें तो ऐसा लगता है कि वो मतलब हाफ हाफ का रेशियो चला जाए गलत और सही होने में। ठीक? तो इस पर पूरा मैसेज आपको पहुंचा देंगे हम सबकी तरफ थैंक से। यू मैम। चलिए, और दूसरे इस बार ना कॉम्प्रिहेंसिव के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉपर यहाँ स्क्रीन पर ही करवाएंगे। पहले से डिसाइडेड है कि अभी तक हम लोग ऐसे थोड़ी सी चीजों को करवा लेते थे, अब एक प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर यही ऑनलाइन मोड पे जब क्लासेस होंगी तो उसको करवाएंगे। तो उसमें यदि आपने 10 to 15 यदि कॉम्प्रिहेंसिव कर लिए या 10 ही कर लिए प्रॉपर मोड पे, और फिर खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर ली, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें सही होने के चांसेस बन जाएंगे। चलिए सीमा मैम, अब आप बताइए, सीमा मैम का पूछ ले। ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को एमए करने के लिए ये क्लास अटेंड करनी चाहिए।